आज के क्लास में हम लोग जो है क्लास 12 के फिजिक्स का गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र जो चैप्टर है आप लोग का, कुछ उसका डेरिवेशन पिछले क्लासेस में बताए भी थे, जिसमें बायो सेवर्ट का नियम कराए थे आप लोग को, बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग भी कराए थे। आज उसी के आगे का कुछ जो बचा हुआ डेरिवेशन है, जो बहुत बेहतरीन डेरिवेशन जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आते रहता है, वो कराने जा रहे हैं। पहला लिखे हैं कि बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग के आधार पर, बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग के आधार पर धारावाही वृत्ताकार कुंडली अथवा लूप अथवा कुंडली जो है के सेंटर पे केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। पहले हम इसका एक फिगर बना रहे हैं, धारावाही वृत्ताकार लूप बना रहे हैं अर्थात कुंडली का निर्माण हम करेंगे। पहले तो एक तार ले लिए जिसको एक वृत्ताकार पथ के रूप में ऐसे फोल्ड करेंगे। तार है तो थोड़ा सा इस तरीके से बेलनाकार आकृति का था, तो उसको ऐसे घुमा के गोलाकार आकृति में से लूप बना लेंगे। ये हमारा लूप बना। लूप बनाने के बाद इसका सेंटर पे हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, केंद्र पे, तो इसका एक केंद्र ले लेंगे ए। मान लिया जाए कि जो धारावाही लूप बना रहे तार को लपेट के, वो उसकी त्रिज्या ए इकाई है। मान लिया जाए कि जो धारावाही कुंडली अथवा लूप बना रहे उसकी त्रिज्या ए इकाई है। इससे गुजरते हुए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे हम बना लेंगे। ये हमारा अभिलंबवत स्थिति बनेगा। चुंबकीय क्षेत्र जो भी होगा, लूप को हम छोटे छोटे खंडित अवयवों में, मान लीजिए कि यहां से यहां तक के खंडित अवयव को हम ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। कई हिस्सों में इसे बांट दिए, जिसमें इसकी अल्पतम अवयवी लंबाई मान लेंगे डीएल है। लूप की अल्पतम अवयवी लंबाई क्या मान लेंगे? डी है। फिगर हम बना चुके हैं। क्वेश्चन का एक फिर से मिला लीजिएगा। क्वेश्चन हम दिए हैं कि बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग के आधार पर, बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग के आधार पर धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। कि फिगर हम बनाए, मान लेंगे कि यह एक लंबा तार है, धारावाही चालक तार है, जिसको ए त्रिज्या के वृत्ताकार लूप के रूप में उसको बदला गया है, मोड़ा गया है, जिसके केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र के बी की गणना करनी है। फिर उसके बाद हम इसको जब बांट लेंगे तो बायो सेवर्ट के नियमानुसार लेंगे कि यदि लूप को छोटे छोटे अंतखंडों में बांटा गया, जैसे डीएल और प्रतिमावी में, तो बायो सेवर्ट का नियम लग जाएगा बी बराबर डेल्टा बी। मान लेंगे कि एक एक खंड का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो डेल्टा बी डैश डैश पूरा हिस्सा कटा है। फिर इसका परिणामी निकाल लेंगे सिग्मा। तो एक छोटा सा इसका चुंबकीय क्षेत्र का डेरिवेशन सिद्ध होगा। आप सीधे कर रहे हैं। सीधे करने से पहले दो लाइन जो हम लोग किए उसको लिखेंगे कि माना एक चालक तार, धारावाही चालक तार भी बोल सकते हैं। माना एक चालक तार जिसे ए त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में मोड़ा गया है। हमने कहा मोड़ा गया है, इसमें धारा भी प्रवाह करना है, हमने धारा की दिशा दिखा दिया है। मोड़ा गया है जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की गई है। इसके केंद्र ओ पर मान लेंगे चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी है। केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, हो गया। अब इसको हमने कहा इसके अवयवी भाग को छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया गया है। इसके लूप के भाग को छोटे छोटे अवयवी खंडों में
अवयवी खंडों में विभाजित किया गया है जिसकी लंबाई मान लेंगे कि डेल्टा एल है, जिसकी लंबाई क्या है, डेल्टा एल है। किसके नियमानुसार, बायो सेवर्ट के नियम से ले लेंगे हम लोग, बायो सेवर्ट के नियम से। इसके अनुप्रयोग से करना है तो बायो सेवर्ट का हम नियम ले लेंगे। बायो सेवर्ट के नियम में क्या होगा कि जब अवयवी लंबाई लेंगे तो इसका अल्पतम चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी मान लेते हैं। डेल्टा बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई। म्यू नॉट अपान 4 पाई क्या फार्मूला था, आई अल्पतम अवयवी लंबाई डेल्टा एल, और क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे इसके बीच का जो है त्रिज्या खंड की दूरी क्या है, ए है, ए स्क्वायर। चूंकि ये चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति पर अभिलंबवत स्थिति आरेख कर रहा है, अर्थात थीटा को हम लोग कितना डिग्री मान लेंगे, 90 डिग्री। थीटा को हम लोग मान लेंगे 90 डिग्री। जब 90 रखेंगे तो डेल्टा बी इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन 90 का मान 1 होता है अपन इस पर मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। इसको मानने के बाद हम एक हिस्से का, हमने कहा इसका हम चुंबकीय क्षेत्र निकाले, इसी तरह यह कई हिस्सों में विभाजित होते जाएगा। अगर टोटल हिस्से का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी हो, यदि हमने कहा एक हिस्से का है तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जो निकालेंगे हम लोग, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का जो वैल्यू होगा, माने बी का जो वैल्यू होगा वो सिग्मा डेल्टा बी के समतुल्य होगा। सिग्मा मतलब इनके छोटे छोटे जो अवयवी खंडित लंबाई है उन सभी का जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होगा उसके योग के बराबर होगा बी का मान। सिग्मा हमने कहा डेल्टा बी का मान हमारे पास है, हम उसको रखेंगे तो बी इक्वल सिग्मा डेल्टा बी का वैल्यू हमारे पास है, क्या है, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल अपान ए स्क्वायर। आई डेल्टा एल अपान ए स्क्वायर हो गया। सिग्मा को हम अंदर ले जा रहे हैं, कुछ वैल्यूज को बाहर करेंगे जो कई खंडों में विभाजित केवल एक चीज है। क्या चीज कई खंडों में विभाजित है, डीएल के साथ हम सिग्मा को रखेंगे, डेल्टा एल के साथ रखेंगे तो बी इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई। बी इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए स्क्वायर सिग्मा डेल्टा एल। म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए स्क्वायर सिग्मा डेल्टा एल। सिग्मा डेल्टा एल माने अगर छोटे छोटे अंतखंडित भागों को पूरे को हम जोड़ दें, ये जो पूरा अंतखंडित भाग होगा उसके परिधीय लंबाई के बराबर होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सिग्मा डेल्टा एल का वैल्यू जो होगा 2 पाई ए। सिग्मा डेल्टा एल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो सिग्मा डेल्टा एल इक्वल टू लिख सकते हैं 2 पाई ए। जब इसकी जगह पे हम लिखेंगे 2 पाई ए तो बी इक्वल आएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए स्क्वायर इंटू 2 पाई ए। एक ए से ए कैंसिल होगा, 2 पाई से कैंसिल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा बी इक्वल म्यू नॉट आई अपान 2a, म्यू नॉट आई अपान 2a। ये हमारा डेरिवेशन प्रूव हुआ। यदि लूप में केवल एक फेरा होगा तब तो ये डेरिवेशन होगा। यदि इसमें अनेक फेरों की संख्या एक से ज्यादा हो, मतलब हम लिख सकते हैं कि यदि लूप में फेरों की संख्या, यदि लूप में फेरों की संख्या n हो तो, मान लें कि यदि लूप में फेरों की संख्या कितनी हो, n हो तो जब n होगा तो चुंबकीय क्षेत्र का इक्वेशन बनेगा फार्मूला म्यू नॉट अपान 2 म्यू नॉट n आई अपान 2a, म्यू नॉट n आई अपान 2a। ये हमारा बन गया बायो सेवर्ट के नियम के। बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग के आधार पर, बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग के आधार पर वृत्ताकार कुंडली अथवा लूप में केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की जो गणना करना था हम लोग कर लेंगे। माना एक चालक तार है, फिगर हम लोग बना लेंगे पहले। माना एक चालक तार,
है, जिसको ए त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में मोड़ा गया है। आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की गई है। इसके केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र बी है। इसके लूप को छोटे छोटे कई खंडों में विभाजित किया गया है, जिसके एक खंड की अल्पतम लंबाई dl है। तो बायो सेवर्ट के नियम ले लेंगे। बायो सेवर्ट के नियम अनुसार क्या हो जाएगा, डेल्टा बी इक्वल म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान ए स्क्वायर। अभिलंबवत स्थिति है, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री मान लेंगे, साइन 90 का मान 1। अगला डेरिवेशन ध्यान दीजिएगा। अभी तो आप लोग को जो है एक बताए थे, बायो सेवर्ट के नियम के आधार के अनुप्रयोग का बताया था। अब अगला डेरिवेशन इसी का बता रहे हैं जो मोस्ट है, जो हमेशा बोर्ड एग्जामिनेशन में देता है। एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम। तो पहले तो हम इसका नियम बताएंगे, फिर इसको सिद्ध कराएंगे, और एम्पियर के परिपथीय नियम के आधार के अनुप्रयोग पर एक डेरिवेशन आता है, उसको सिद्ध कराएंगे। तो पहले तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है तो उसको जानना जरूरी है। इस नियम के अनुसार एक सिंपल सा फार्मूला है, रेखीय समाकलन फाई dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो म्यू नॉट गुना होता है उसमें बहने वाली धारा का, तो उसको लिखेंगे कैसे कि इस नियम के अनुसार, एम्पियर का परिपथीय नियम है कि इस नियम के अनुसार जो परिपथ होगा, धारावाही लूप भी कह सकते हैं, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी बंद सीमा के अनुदिश, किसी बंद सीमा के अनुदिश, किसी बंद सीमा के जो अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, अनुदिश चुंबकीय, किसी बंद सीमा के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होता है, बंद सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन जो होता है, पथ द्वारा जो टोटल धारा होता है, पथ द्वारा घिरे कुल आवेश, पथ द्वारा जो घिरा होता है कुल आवेश आई का म्यू नॉट गुना होता है। यही हम सीधे भी करेंगे। एम्पियर का परिपथीय नियम पहले हम लिख दिए। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है तो 2 लाइन में उसका परिभाषा हम लोग लिखे हैं। क्या चीज होता है तो इस नियम के अनुसार, एम्पियर का परिपथीय नियम का है तो इस नियम के अनुसार किसी बंद सीमा के अनुदिश, इस नियम के अनुसार किसी बंद सीमा के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होता है, पथ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश का म्यू नॉट गुना होता है। इस कथन की उपपत्ति करना है, सिद्ध करना है हमको। एम्पियर का परिपथीय नियम हम उपपत्ति कर रहे हैं। तो पहले हम एक इसका फिगर बनाने जा रहे हैं। उपपत्ति में पहले हम एक फिगर बनाएंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक धारावाही परिनालिका के रूप में लेना है, सर्कल है, इसके केंद्र के अभिलंबवत एक तल ले लिए जैसे वाई, एक तार है, एक्स वाई तार है, धारा इसमें आई प्रवाहित कर दी है, ये हमारा सेंटर है। त्रिज्या मान लिया कितनी इकाई है, आर इकाई त्रिज्या है। इसके परिपथीय पथ पर एक बिंदु पी ले लिए हैं, चुंबकीय क्षेत्र बी है, इसकी अल्पतम अवयवी लंबाई डीएल ले लिया है। फिगर बना लिया। पहले हम इसको डेरिवेशन कैसे सिद्ध करेंगे तो एक वृत्ताकार लूप के रूप में बनाए हैं, एक धारावाही परिनालिका वृत्ताकार लूप के रूप में बनाए हैं जिसकी त्रिज्या कितनी इकाई है, आर इकाई है। एक तार है जो इसके सेंटर से होते हुए जा रहा है, तार की इसका संकेत दे दिया एक्स और वाई है, जिसमें धारा कितनी बहवा रहे हैं आई है। तो इसको 2 लाइन हम लोग पहले लिख लेंगे। माना आर त्रिज्या के एक, माना आर त्रिज्या के, सफेद से लिखते, माना आर त्रिज्या के मान लेंगे कि माना आर त्रिज्या के एक लूप के केंद्र से अभिलंबवत
माने सीधा एकदम, अभिलंबवत एक चालक तार कौन है, एक्स वाई, अभिलंबवत एक चालक तार एक्स वाई स्थित है, जिसमें अभिलंबवत एक चालक तार स्थित है जिसमें कितनी एम्पियर की धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं, आई एम्पियर की धारा, जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित किया जाता है, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित किया जाता है। लूप के सेंटर से आर इकाई दूरी पर एक बिंदु पी है, किस पर, वृत्ताकार लूप पर, वृत्ताकार लूप पर स्थित एक बिंदु है, कौन है, पी है, जिसका अल्पतम अवयवी लंबाई, जिसका अल्पतम अवयवी लंबाई, जिसका अल्पतम अवयवी लंबाई dl है, पर dl है पर चुंबकीय, dl है पर चुंबकीय क्षेत्र b है। फिर से मिला लेना है, एम्पियर का परिपथीय नियम हम लोग सिद्ध करने जा रहे हैं, तो पहले हम क्या कर लेंगे, पहले तो उसका नियम लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार किसी बंद सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरे हुए कुल जो चार्जेज है, सॉरी चार्जेज का जितना उसमें आवेश लिख दिए हैं, देखिएगा कुल चार्जेज नहीं बल्कि कुल धारा जो है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, कुल धारा आई का, चार्जेज नहीं रहेगा धारा रहेगा, कुल धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। उपपत्ति में हम लोग ले लिए क्या चीज, एक वृत्ताकार लूप लिए हैं जिसकी त्रिज्या आर इकाई है, के केंद्र से अभिलंबवत एक चालक तार एक्स वाई को स्थित किया गया है, जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। लूप पर स्थित एक बिंदु P है, जिसका अल्पतम अवयवी लंबाई dl है, पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है। बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग से हम लोग क्या सिद्ध किए थे, तो बायो सेवर्ट के नियम, बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग से जो हम लोग सिद्ध किए थे वही लेंगे, बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग से लेंगे। क्या था, तो बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग से था कि B बराबर म्यू नॉट आई, B बराबर क्या था, म्यू नॉट आई अपान 2a, B बराबर क्या था, म्यू नॉट आई अपान क्या होता है 2a। अब इसके बाद हम रेखीय समाकलन की बात करें, या हम लोग फार्मूला चाहे तो लिख सकते थे, रेखीय समाकलन वेक्टर dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो पहले तो हम लोग उसको ले, अब इसके बाद ले लेंगे रेखीय समाकलन b वेक्टर dl, इसको हम लोग चाहे तो सदिश जब हटाएंगे तो लिख सकते हैं b इंटू dl काश थीटा, हम अनुदिश स्थिति में थीटा को मान लेंगे 0 डिग्री, जब 0 डिग्री ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा रेखीय समाकलन वेक्टर b वेक्टर dl इक्वल टू रेखीय समाकलन b इंटू dl। अब यहाँ पे जब ये आ जाएगा b इंटू dl, और थोड़ा सा यहाँ रखेंगे जब, तो हम लोग का जब आ जाएगा तो रेखीय समाकलन को अंदर ले जाएंगे, तो b रेखीय समाकलन dl, हम कहेंगे परिधीय पथ है अर्थात b इंटू, इसको लिख सकते हैं 2 पाई a। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार लिखे हैं, यहाँ होता है हम लोग का 2 पाई इंटू a, तो b का वैल्यू फिर वहां रखेंगे, तो जो b का वैल्यू रखेंगे तो रेखीय समाकलन b dl इक्वल हो जाएगा, b की जगह क्या रखेंगे, म्यू नॉट आई अपान 2 पाई a इंटू 2 पाई a, 2 पाई a से 2 पाई a कैंसिल हो गया, अर्थात यह जो हमारा एम्पियर का परिपथी नियम सिद्ध हुआ म्यू नॉट इंटू आई। फिर से मिला लेना है, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, तो इस नियम के अनुसार
इस नियम के अनुसार किसी बंद सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरे हुए जो कुल नेट उसका जो धारा होता है, कुल धारा जो होता है उसका म्यू नॉट गुना होता है। यही हमें सिद्ध करना था। रेखीय समाकलन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई। उपपत्ति में क्या करेंगे, एक धारावाही लूप बनाएंगे जिसकी त्रिज्या कितनी इकाई है, आर इकाई है। उसके सेंटर से अर्थात केंद्र से एक्स वाई लंबाई का एक चालक तार ले लेंगे जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। जब धारा प्रवाहित की जाती है तो धारावाही लूप के पृष्ठ पर बाहरी पृष्ठ बिंदु P1 ले लेंगे जिसका अल्पतम अवयवी लंबाई dl है, पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है। बायो सेवर्ट के नियम से ले लिया। B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई है, 2 पाई आर होता है। यहाँ त्रिज्या आर रहेगा तो आर लिखेंगे, चूंकि हम त्रिज्या देखिएगा ध्यान से, हम आर की बजाय यहाँ पे ए लिए हैं तो बल्कि इस त्रिज्या को आर की जगह पे हम लोग ए भी लिख सकते हैं। त्रिज्या है तो चालक तार है एक्स वाई जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए, त्रिज्या आर की जगह हम ए बना दिए। जब पूरा कैंसिल हो जाएगा, चाहे ए भी लिख सकते हैं आर पे भी लिख सकते हैं, आ जाएगा हमारा बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग से ही एम्पियर का जो है परिपथीय नियम यूज कर लेंगे। अगला डेरिवेशन इसी के अनुप्रयोग का बताने जा रहे हैं। एम्पियर का ही अनुप्रयोग है। एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग के आधार पर हम एक बनाएंगे इसका डेरिवेशन जो अधिकतर बार दिया भी है। फिर उसके बाद एक और डेरिवेशन बताएंगे जो सबसे ज्यादा मोस्ट है। अगला है एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग के आधार पर अगला डेरिवेशन ध्यान देना है कि एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग के आधार पर, नियम के अनुप्रयोग के आधार पर अनंत लंबाई के सीधे अनंत लंबाई के सीधे अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण धारावाही तार के कारण धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना। चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए कहता है, तो गणना हम कर रहे हैं। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग के आधार पर हमने कहा एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग के आधार पर एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना। तो पहले तो हम लोग फिगर बनाए, टोटल सेम फिगर बनेगा एम्पियर के किसके नियम का, परिपथीय नियम का। एक वृत्ताकार पथ ले लेंगे, इसके केंद्र से सीधा कर ऐसे एक सीधा तार हम लोग निकाल देंगे। सेंटर हमारा ओ है, जैसे हम कहे आर या तो ये जो भी मान सकते हैं, जैसे हम आर मान दिए तो आर हो गया है। इसमें धारा मान लीजिए वाई है, यक्स है, धारा कितना प्रवाहित किए, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब पृष्ठ पर एक बिंदु P है, लंबाई dl है, पर क्षेत्र मान लेंगे B है। पूरा परिभाषा से उसी तरह फिर से लिखना है, हम लोग फिर से का लिए मिला लेना है। एक आर त्रिज्या का वृत्ताकार लूप है, एक आर त्रिज्या का वृत्ताकार लूप है जिसके केंद्र से यक्स वाई लंबाई का एक धारावाही चालक तार उसके अभिलंबवत है जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। इसके पृष्ठ पर, वृत्ताकार लूप के पृष्ठ पर एक बिंदु P है जिसका अल्पतम अवयवी लंबाई कितना लिया है, dl है, पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी है। किसका नियम ले लिया जाएगा, एम्पियर के परिपथ के अनुप्रयोग से। तो हम पहले तो वो जो चीज बोले उसको लिखना है कि माना एक आर त्रिज्या, माना एक आर त्रिज्या का वृत्ताकार लूप जिसके केंद्र
जिसके केंद्र के अभिलंबवत जिसके केंद्र के अभिलंबवत एक्स वाई लंबाई का चालक तार स्थित है। एक्स वाई लंबाई का चालक तार स्थित है जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की गई है, जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की गई है, जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की गई है। वृत्ताकार लूप पर स्थित कौन सा बिंदु ले लेंगे? बिंदु P। स्थित बिंदु P का अल्पतम लंबाई dl है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या माने है? B है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र B है। इतना दो लाइन हम लोग लिख लेंगे कि माना एक वृत्ताकार लूप है, R त्रिज्या का वृत्ताकार लूप है, जिसके केंद्र के अभिलंबवत एक तार है। कौन सा तार? एक्स वाई तल का तार है, जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। वृत्ताकार लूप पर स्थित एक बिंदु P है, जिसका अल्पतम अवयवी लंबाई जो है dl है, पर चुंबकीय क्षेत्र B है। हमने कहा किसके नियम का अनुप्रयोग हमको करना है? एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग से। तो हम इसका नियम ले लेंगे। किसके नियम से? एम्पियर के परिपथीय नियम से। तो जब इसके नियम से ले लेंगे तो क्या था? रेखीय समाकलन वेक्टर B, रेखीय समाकलन वेक्टर B इंटू वेक्टर dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो हमने कहा म्यू नॉट इंटू आई हो गया, इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम इसको केवल लेंगे रेखीय समाकलन वेक्टर B डॉट वेक्टर dl। इसको क्या लिखे थे हम लोग? रेखीय समाकलन B dl cos थीटा। जैसे एम्पियर के परिपथीय नियम हम लोगों ने सिद्ध किया, हम कह चुकी अनुदिश स्थिति अभिलंबवत को अपोजिट लेंगे तो थीटा 0 हो जाएगा। तो ये जो हमारा आ जाएगा रेखीय समाकलन वेक्टर B डॉट वेक्टर dl इक्वल रेखीय समाकलन B इंटू dl, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेखीय समाकलन वेक्टर B dl इक्वल टू B इंटू रेखीय समाकलन dl। और इसको हम लोग क्या कहेंगे? परिधि 2 पाई r, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा रेखीय समाकलन वेक्टर B dl इक्वल B इंटू 2 पाई, रेडियस r है, और इक्वेशन नंबर सेकेंड। हम दोनों समीकरणों का तुलना कर लेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से जब हम तुलना करेंगे, तुलना करने पर दोनों वैल्यू सेम है। जब तुलना करेंगे, तुलना करने पर दोनों वैल्यू सेम है। रेखीय समाकलन B वेक्टर B dl इक्वल टू म्यू नॉट आई यहाँ। तो जब हम तुलना करेंगे तो लिख सकते हैं B इंटू 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट आई, अर्थात B बराबर लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपान 2 पाई r। म्यू नॉट आई अपान 2 पाई r, यही हम लोग को इसमें सिद्ध करना था। फिर से मिला लीजिएगा। एम्पियर के नियम के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग के आधार पर, एम्पियर के नियम अथवा परिपथीय नियम के अनुप्रयोग के आधार पर अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का गणना करना है। एक r त्रिज्या का लूप ले लिए, वृत्ताकार लूप, जिसके केंद्र से एक अभिलंबवत गुजर रहा है तार एक्स वाई, जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की गई है। लूप के पृष्ठ पर एक बिंदु P है, जिसका अल्पतम अवयवी क्षेत्रफल dl है। अल्पतम अवयवी लंबाई, सॉरी क्षेत्रफल कर रहे थे, अल्पतम अवयवी लंबाई dl है। मैं जो चुंबकीय क्षेत्र की गणना करूं वो B है।
पहले हम लोग ले लेंगे एम्पियर का कौन सा नियम, परिपथीय नियम। परिपथीय नियम हो जाएगा रेखीय समाकलन वेक्टर बी वेक्टर डीएल इक्वल म्यू नॉट आई। फिर उसके बाद जैसे हम लोग एम्पियर का परिपथीय नियम सिद्ध किए थे, थीटा का मान 0, फिर एक इक्वेशन बनेगा दूसरा, दोनों का तुलना करके हम लोग चालक तार में जो चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना वो कर सकते हैं। अगला एक और डेरिवेशन आप लोग को बताएंगे जो कि सबसे मोस्ट है, दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल। अगला डेरिवेशन जो बताने जा रहे हैं ध्यान दीजिएगा, दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल, दो समांतर धारावाही जो है दिया है कि दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल बहुत ही बेहतर डेरिवेशन है, इसका न्यूमेरिकल भी देता है, डेरिवेशन भी देता है। पहले तो ध्यान देना है, पहले हम लोग एक इसका फिगर बना ले पहले, जैसे दो समांतर तार है, दो समांतर कह रहे तो दो तार हम ले लिए, एक को बोल दिए पी क्यू, एक तार का नाम लिख दिए पी क्यू, और एक तार हम और ले लिए जिसको हम बोल दिए क्या चीज आर और यस, दोनों सेम लंबाई का है। मान लेंगे जो दोनों सेम लंबाई है कितना है, यल है, ये भी यल है। एक समान लंबाई के दो चालक तार ले लिए जो एक दूसरे से चूंकि समांतर है तो बराबर दूरी पे ही रहेंगे, आर मान लिए। पहले चालक तार में जो धारा बह रही है उसको मान लिए I1, दूसरे चालक तार में धारा बह रही है I2। दोनों में चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति के कारण दो बल लगेंगे एक दूसरे की ओर, मान लेते हैं एफ और एफ डैश है। मान लीजिए कि चालक तार में जो है लंबाई यल है, एक चालक तार है जिसकी लंबाई यल है और उसमें जो है बल लग रहा है। पहले इसको परिभाषित दो लाइन करना है, फिर उसके बाद हम बताएं कैसे लिखना है। कितना तार लिए हम लोग उसको पहले तो बाद की चीजें हैं, पहले ध्यान दीजिएगा कि जब एक समांतर धारावाही चालक तार में जब धारा प्रवाहित करेंगे, मान के चले कि ये तार नहीं है, एक ही तार हमारे पास है, जब किसी चालक तार में हम लोग धारा प्रवाहित करेंगे तो वहां कहीं ना कहीं चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न होगा। जब धारा प्रवाहित करेंगे तो वहां क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब दूसरी चीज क्या है कि अगर उस चालक तार जिसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उस चालक तार के नियर अबाउट कुछ दूरी पर एक और तार रखा जाएगा तो उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरे चालक तार पर एक बल का अनुभव होगा। वही काम तो हम इधर से भी कह सकते थे कि अगर इसमें धारा भी प्रवाहित किया जाए तो इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसके कारण ये भी उसके ऊपर एक बल का अनुभव करेगा। दोनों बलों को हम दिखा चुके हैं, तो सीधा सा दो लाइन उसका परिभाषित अगर करना तो हम लोग कर सकते हैं कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यदि इस चालक तार के समीप कोई दूसरा धारावाही तार रखें तो उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण वह एक बल का अनुभव करता है। तो हम चाहे वो पहले से दूसरे पे कहें चाहे दूसरे से पहले पे कहें, दो लाइन हम लिख के भी दिखा दे रहे हैं। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों
तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है यदि इसके समीप कोई अन्य चालक तार लाया जाए। अन्य चालक तार लाया जाता है तो वह एक बल का अनुभव करेगा। तो वह एक क्या करेगा? बल का अनुभव करेगा। फिर से मिला लेना है। मान लीजिए दो चालक तार है, किसी एक चालक, अब चूंकि धारा तो हम दोनों में बहवाए हैं, अगर हमने कहा कि यदि दो चालक तारों में से किसी एक चालक तार में धारा प्रवाहित की जाए, किसी एक चालक तार में धारा प्रवाहित की जाए, तो उस धारा प्रवाह के कारण उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक करंट, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न होगा और उसके नियर अबाउट अगर कोई दूसरा तार लाया जाए, उसके नियर अबाउट, उसके नजदीक अगर कोई दूसरा तार लाया जाए, तो वह चालक तार उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल का अनुभव करेगा। तो हमारे पास कितने तार हैं? दो। कौन कौन है? पीक्यू और आरएस। माना दो चालक तार ले लेंगे, एक समान लंबाई यल के दो चालक तार हैं, पीक्यू और आरएस, एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है? समांतर आर इकाई दूरी पर स्थित है। पहले में बहने वाली धारा I1 है, जबकि दूसरे में बहने वाली धारा I2 है। तो पहले इतना ले लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? पहले चालक तार में बहने वाली धारा के कारण जो अगर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को B1 मान लें, तो B1 बराबर बायो-सेवर्ट के नियमानुसार क्या है? तो अगर हम कहें कि अगर B1 मान लें, तो B1 बराबर बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग किए थे। क्या चीज? अभी हम लोग एम्पियर के परिपथीय नियम में भी लिए हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बटे आर पे ले लेंगे। फिर उस क्षेत्र के कारण दूसरे पे जो फोर्स काम कर रहा है उसको यह बराबर निकाल लेंगे। तो पहले हमारे पास कितने तार हैं? दो है। कितनी लंबाई के हैं? L लंबाई के। तो इसको हम लोग लिखेंगे, माना L लंबाई के दो चालक तार, कौन? PQ और RS एक दूसरे से R इकाई दूरी पर, PQ और RS एक दूसरे से R इकाई दूरी पर स्थित है। एक ही लंबाई के दो चालक तार, माने L लंबाई के दो चालक तार, कौन? PQ और RS कितनी दूरी पर? R इकाई दूरी पर स्थित है। पहले चालक में इनमें प्रवाहित धारा, माने पहला में I1 और दूसरे में I2, इनमें प्रवाहित धारा क्रमशः I1 व I2 है। इनमें प्रवाहित धारा कितना है? I1 और I2 है। पहले चालक तार में प्रवाहित धारा के कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं B1 को, यदि पहले चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र B1 हो, तो जब चुंबकीय क्षेत्र B1 ले लेंगे तो बायो-सेवर्ट के नियम से क्या था? B बराबर क्या था? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 बटा, B बराबर क्या हो जाएगा? B1 बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 बटे आर। ये B1 का मिल गया। और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरे चालक तार पर कितने का बल का अनुभव कर रहा है? F का है। तो चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण कार्यरत बल, अगर बात करें किस तार पे? दूसरे तार पे, तो जगह F इक्वल टू, हम जानते हैं क्या होता है फार्मूला? F इक्वल धारा है तो IBL साइन थीटा। F इक्वल क्या होता है? IBL साइन थीटा। तो ये किस पे अब लग रहा है? तो दूसरे तार पर कार्यरत बल किस तार पर? RS तार पर।
किस तार पे लग रहा है, आर एस तार पे लग रहा है, तो आई की जगह हो जाएगा हमारा I2, चुंबकीय क्षेत्र पहला का है, B1 लेंथ L इंटू साइन थीटा, चूंकि ये तार पे लगने वाले बल की स्थिति अभिलंबवत है, माने थीटा का मान हम लोग लेंगे 90 अंश, थीटा इक्वल टू कितना 90 डिग्री, तो हमारा हो जाएगा F I2 इंटू इसका वैल्यू B1 का कितना म्यू नॉट 2 पाई I1 बटे R, और बच का गया L साइन 90 का मान, A क्रॉस करेंगे L इधर आएगा तो हो जाएगा F अपान L, F अपान L इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 बटे R, F अपान L प्रति एकांक ऐसे भी पूछता है, हम तो यहाँ खाली बल लिखे थे, कभी कभी अगर पूछ दे बल लिखेगा तो हम लोग तो यहीं पे लिख देंगे केवल F इक्वल म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 L अपान R, ये तो हो गया चालक तार पर लगने वाला बल। अगर आपसे पूछे कि प्रति एकांक लंबाई पर दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच उनके प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, तो हम यल का पक्षांतर करके भाग दे देते हैं, फिर से मिला लेना, बहुत डेरिवेशन बेहतर है। ये आप लोग का कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में 2020 और 23 के बीच में आ चुका है, जो 5 नंबर और 3 नंबर में दे रहा है। दो समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाला बल, या तो कहेगा दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने उसके एकांक लंबाई के कारण लगने वाला बल। पहले हम लोग दो तार लिए हैं PQ और RS, जो एक दूसरे से आर इकाई दूरी पर स्थित है। हमने कहा कि इसमें एक थोड़ा सा छोटा सा परिभाषा हम लोग लिखे हैं, क्या चीज कि जब किसी चालक तार में कोई धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक तार में कोई धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार में धारा प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो चारों ओर उसके होगा, उस तार के चारों तरफ होता है। अगर उस क्षेत्र उत्पन्न की स्थिति में चालक तार के नजदीक अगर कोई अन्य चालक तार को लाया जाएगा तो वह एक बल का अनुभव करेगा। अगर शुरुआत में पहले में धारा प्रवाहित करेंगे तो यह बल का अनुभव करेगा F डैश, अब पहले इसमें अगर धारा प्रवाहित करेंगे तो यह हमको बल का अनुभव करके दिखा देगा, अनुभव करता है। हमने कहा लंबाई, अब उसके बाद डेरिवेशन हम सीख किए हैं। दो चालक तार लिए हैं, कौन PQ और RS, दो चालक तार लिए हैं PQ और RS एक समान लंबाई के हैं, एक दूसरे से आर इकाई दूरी पर स्थित है। पहले चालक तार में I1 धारा प्रवाहित किए हैं, पहले चालक तार में I1 धारा प्रवाहित किए हैं, जबकि दूसरे चालक तार में I2 धारा प्रवाहित किए हैं। पहले चालक तार में जो धारा प्रवाह हो उसके कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र B1 हो तो पहले बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग से ले लिए, धारावाही परिनालिका तार का था म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 बटे R। इसके कारण अगर उत्पन्न बल किस तार के लिए, दूसरे तार के लिए कौन सा बल था F, तो F इक्वल टू हो जाएगा I2 BL साइन थीटा, I2 BL साइन थीटा, थीटा हमारा 90 हो जाएगा, बल निकल गया। अगर प्रति एकांक लंबाई कहेगा तो यल का पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा F अपान L इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 बटे R। अगले क्लास में आप लोग को जो अगला इसका क्लास पढ़ाएंगे उसमें इस पूरे चैप्टर का जो न्यूमेरिकल सबसे बेहतर है, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार दिया हुआ है, वो आप लोग को बताएंगे। क्योंकि इतना ये डेरिवेशन था, ये जो पिछले क्लास में मैं आपको 3-4 डेरिवेशन बताए थे, 4 डेरिवेशन ये बहुत बेहतर डेरिवेशन है जिसमें कोई ना कोई एक आते रहता है। न्यूमेरिकल अब आप लोग को अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा।